बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। पंजाब में क्राइम की शरह के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो मुलज़मान पकड़े जाते हैं उनको सज़ाएं कितने फ़ीसद मिलती हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक बात करेंगे। 2024 की अगर बात करें तो पंजाब में 3638 रेप केसेस सामने आए हैं और इनकी अगर शरह की बात करें, जो सज़ा जिन लोगों की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 6% रही है। पंजाब में ख़वातीन के ख़िलाफ़ अगर तशद्दुद की बात करें तो 26,753 लोग जो है वो इसके वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं गैरत के नाम पर। और उसके अलावा रेप केसेस की अगर मजबूरी तौर पर बात करें तो इसके ऊपर भी जो है वो इसकी जो मजबूरी शरह सिर्फ 0.04% है। और इस तरह दीगर शहरों की बात कर लें तो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो सज़ाएँ हैं वो शायद मुलज़मान को नहीं मिलती उस तरह। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ख़ास तौर पर रेप केसेस अगर पंजाब में बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात कर लेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वेलकम कहते हैं डॉक्टर अली साहब आपको। और माहिर कानून साजिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साजिद चौधरी साहब वेलकम कहते हैं। और आमिर मिर्ज़ा साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी हैं। अगर क्राइम की बात करें तो जितनी ग्रेप आमिर मिर्ज़ा साहब की है शायद ही किसी की हो। बड़े जो है वो इन्होंने अपने शागिर्द पैदा किए हैं, आज इनसे भी बात करेंगे। वेलकम कहते हैं आमिर मिर्ज़ा साहब आपको इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आमिर मिर्ज़ा साहब, ये जो मैंने दादोशुमार की अगर बात की है तो ये रेप केसेस की बात कर लें या दूसरे डकैती की बात कर लें, इसके ऊपर एक डाटा सामने आया है, मामूली लोगों को सजाएं मिली हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मज़ीद भी बात करेंगे। शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मदू किया आज गुफ्तगू के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो क्राइम बढ़ रहा है, एक तो उसकी वजह क्या है। वजह एक तो उसकी सबसे पहले ये है कि बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपने मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से चला सकें। आप पंजाब की पूरे बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ, एक लाहौर शहर की मिसाल देता हूँ। एक टाइम था कि लाहौर शहर में 15 से 20 वारदातें होती थी ना, तो लाहौर पुलिस के अफसरान बिलबिला उठते थे। अखबार में, मीडिया में रिपोर्ट होती थी तो पुलिस अफसरान जो है वो अखबारात के दफ्तर में आके बैठ जाते थे किसी ना किसी तरीके से कि जो डकैती का फिगर आप सुबह छापना है अपने अखबार में वो कम से कम 10-12 से ज़्यादा ना हो। और अब जो पोजीशन चल रही है वो तकरीबन लाहौर शहर की मैं आपको बताऊँ जो रिपोर्टेड वाक़यात हैं वो 300 से 400 तक इसका फिगर जो है डकैती, चोरी और दीगर जो वारदातें हैं उसका जा चुका है यहाँ पर। लेकिन अब पुलिस अफसरान को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता इसमें। दूसरा, आप रेप की बात कर रहे हैं, रेप केसेस के हवाले से आप देखें कि हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर फहाशी उरियानियत इस कदर हो गई है कि अब ये जितने हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं ना वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है हाफजाबाद में मियाँ बीवी रात को घर जा रहे होते हैं, एक बंदा आता है उसको रोकता है, उनको रोकने के बाद वो टेलीफोन कॉल करके अपने दीगर साथियों को बुलाता है और मियाँ बीवी को वहाँ से अगवा करके वो 1-8 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में लेके जाता है। वहाँ उस खातून से ना सिर्फ वो 3 लोग गैंग रेप करते हैं, ये गैंग रेप की बात कर रहा हूँ, उनको दोनों मियाँ बीवी को बरहना करते हैं, खातून से गैंग रेप करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो उसको मियाँ बीवी को मजबूर करते हैं कि वो उनके सामने वो जिनसी फेल जो है वो कायम करें। और चौथा जो उनका साथी है वो उसकी वीडियो बनाता है वहाँ पर। वीडियो बनाने के बाद कुछ अर्सा 2-3 हफ्ते तक वो उसको अपना खुफिया रखते हैं। 2-3 हफ्ते बाद पता लगता है कि वो वीडियो वायरल हो जाती है। अब जब वो वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है और वो मियाँ बीवी वीडियो जो है वो मुलजमान बनाते हैं। तो वायरल फिर कैसी होगी? उन्होंने ही की, मुलजमान ने वायरल की, उसमें से किसी एक ने वायरल किया वीडियो। जब वीडियो वायरल होती है तो इस वाक़े का पता लगता है कि ये एक खौफनाक इंसिडेंट जो है हाफजाबाद के इलाके में पेश आया। उसके बाद ही वो मियाँ बीवी जो हैं बेचारे वो भी इंसाफ के लिए उठते हैं। वो अपने तौर पे जो खामन था उसका, खातून का अली रज़ा नाम है गालबन उसका, अपने तौर पे वो मुलजमान का सुराग लगाता है, उनको तलाश करता है कि ये लोग कौन है। जब उसको पता लगता है कि इस वाक़े में ये लोग मुलवस हैं, फिर वो एप्लीकेशन देता है जाके पुलिस को और उसमें 4 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है। फिर उसमें से 3 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार हो गए थे और डे बाई डे एक दिन करके एक को आज मारा, एक को कल मार दिया, एक को परसों मार दिया।
3 लोग पुलिस ने उस पर मार बिल्कुल, दिए। मैं मिर्ज़ा साहब इसके ऊपर आपसे मज़ीद सवाल करूंगा। मैं इसी के ऊपर जो है वो साजिद चौधरी साहब से पूछ लेता हूं, क्योंकि जो है वो इंसाफ अदालतों में साइलिन को कितना मिलता है। यहाँ पर कोड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ गैंग रेप केसेस की अगर बात कर ले पंजाब में 5% मुलजमान को सजा हुई है। इसी तरह जो है वो पंजाब के अंदर खवातीन को अगवा करने के केसेस की बात कर लें, सिर्फ 16% लोगों को सजा हुई है। तो गैरत के नाम पर जिन लोगों को जो है वो जिन खवातीन को मर्डर किया गया या कत्ल किया गया, सिर्फ 2% मुजरमों को सजा मिली है। तो ये शरह बहुत कम है। साजिद चौधरी साहब, इसमें गलती किसकी है? कहाँ पर जो है वो ये आप समझ लें कि कोताही है कि लोगों को इंसाफ जल्द क्यों नहीं मिलता, इतनी शरह कम क्यों है? जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है मौका दिया। मियाँ साहब, इसमें जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वो है पुअर इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया दिया गया है पुलिस रूल्स में, उसके मुताबिक जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस नहीं करती। सेकंड जो है, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन जब एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है, सब्सिक्वेंटली उसकी इन्वेस्टिगेशन विंग में चली जाती है, आगे वो किसी ऑफिसर को मार्क होती है। अब जिस ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन मार्क होती है ना, वो आज से कोई 16 साल पहले भर्ती हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो नई अमेंडमेंट आ रही है। बिल्कुल जी, हमें यहाँ पर जो है वो शेख गियास साहब रिटायर्ड डीएसपी हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी तारफ करवा दूं, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन साजिद चौधरी साहब, आप बात जारी रखें। जी। अब उसमें अब जैसे नई डेवलपमेंट आती है, लॉ जो है नया डेवलप होता है, जैसे एंटी रेप एक्ट 2021 में आया, वो इसी वजह से आया कि जो प्रोटेक्शन है वुमेन की, जो विटनेसेस की प्रोटेक्शन है रेप केसेस में, वो उनको दी जा सके। उसमें पूरी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, उसके 5 मेंबर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका अलहदा से क्राइटेरिया दे दिया गया, और जो प्रोविंशियल लेवल है उस पर अलहदा से क्राइटेरिया दे गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। नंबर्स ऑफ टाइम्स जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को, आईजी पंजाब को बुला के ये कह चुकी है कि आप एंटी रेप एक्ट 2021 जो है उस पर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उसके बावजूद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो जितने फ्लॉज हैं वो लकूनास जो हैं वो फिल हों, ताकि जो है इन्वेस्टिगेशन फेयर हो सके। अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी देन कोर्ट के पास ऑप्शन है। आप क्या समझते हैं कि एज ए माहिर कानून कितने फीसद जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानब से मुकम्मल की जाती है, बेहतर की जाती है, ठीक की जाती है? जी, जो मेरी अपनी एसेसेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 70% जो है वो पुअर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये एक वजह है, ये मेन वजह मुलजमान को सजाएं नहीं इसी वजह से सजा नहीं होती। कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इतने उसमें जो फ्लॉज होते हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने एविडेंस की बुनियाद पे जो है वो पनिशमेंट करना है। बिल्कुल चौधरी साहब, साथ ही रहिएगा। एंटी रेप एक्ट के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है और ये क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पर जो है वो रिटायर्ड डीएसपी साहब शेख गियास साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो शरह है लोगों को, मुलजमान को सजा मिलने की, ये बहुत कम है? रेप, गैंग रेप की बात कर लें या खवातीन के ऊपर तशद्दुद की बात कर लें या दीगर केसेस जितने भी हैं, बहुत कम शरह है। वजह क्या है? क्या यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही होती है या फिर जो है वो सजाएं ऐसी हैं, कानून में सकम है कि इनको सजाएं नहीं मिलती? जी, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि ये टॉपिक जो मैं समझता हूँ इसमें चल रहा है रेप केसेस में, तो जो साजिद चौधरी साहब हैं इनसे मैं पार्टली इनसे मुतफिक हूँ इनकी बातों से, लेकिन टोटली हम इसमें कहें कि ये सारी पुलिस की नेग्लिजेंस है और इसी वजह से केसेस जो है ना इसमें जो सजाएं नहीं हो रही वो बिल्कुल गलत है। अब जो दौर जा रहा है, अब हम जिस एरा से गुजर रहे हैं, हमारी पुलिस जो है बिल्कुल इसमें मॉडर्न जो है लेटेस्ट जो एविडेंस है उसके मुताबिक, और इसमें प्रोसेस जो है इसमें आउटलाइंड है सीआरपीसी में, उसके मुताबिक तफ्तीश कर रही है, शातें इकट्ठी करनी, स्टेटमेंट लेना, डीएनए एक्सेट्रा ये वो। अब जहाँ तक सजाओं का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मेरे मुताबिक जो एक तो विटनेस जो है उसमें जो प्राइवेट विटनेस हैं वो रिजाइल कर जाते हैं, या उनमें जो शहादतें होती हैं उसमें लकूनास पाए जाते हैं, टेक्निकली उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है डीएसपी साहब के शहादतें जो हैं वो नहीं होती, लोग गवाही नहीं देते, ऐसी भी बात है? जी, इसमें प्राइवेट जो है इनका कंप्रोमाइज हो जाता है,
तो कंप्रोमाइज की वजह से वो अदालतों में जाते नहीं हैं, और ना जाने से फिर जाहिर है कोर्ट की भी जो मजबूरी है वो तो जाहिर है उन्होंने इन पॉइंट्स को रेज करना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इस वजह से शहादतें मुकम्मल ना होने की वजह से इनको सजाएं नहीं होती, या ना जाने की वजह से। तो पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ कोई आज के दौर में कोई ऐसा जो इसमें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है पुराना हो गया है। अब तो जगह जगह मॉनिटरिंग है, पहले चेक होते हैं और ऑफिसर्स चेक करते हैं इसको बाकायदा तफ्तीश को, उसके बाद फिर इसकी जो प्रोसिक्यूशन में जाती है। तो पुलिस की तरफ से इतना जो इसमें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाला जो एलिगेशंस हैं अब बहुत पार्टली हैं, बल्कि कम है, बहुत कम होगा कि जिसमें पुलिस की गफलत पाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, साथ ही रहिएगा। इसके ऊपर भी मैं जो है वो साजिद चौधरी साहब से जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर अली अजमल साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हाफजाबाद वाले केस की बात की अभी मिर्जा साहब ने, तो इस केस के ऊपर अगर रहते हुए बात करें तो वो कैसी कैफियत होगी उस खामद की जिसके सामने ये सारा कुछ हुआ, वो अपनी लाइफ आगे कैसे गुजार सकता है? और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो डकैती करने आते हैं, पूरे घर को जो है वो बांध कर फिर खुदा न खास्ता इस तरह का वकूआ करते हैं, उस फैमिली की जहनीत कैसी होगी, वो कैसे अपनी लाइफ गुजार सकते होंगे और ये क्यों करते हैं इस तरह? जी थैंक यू वेरी मच। देखें जी, इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि उस फैमिली की सिचुएशन क्या होगी, देखें उस फैमिली को तो आपने तबाह ही कर दिया ना। जिसके साथ रेप होता है उसको मैं बतौर एक डॉक्टर आपको बता रहा हूं कि उसकी जहनीत तो सारी उम्र के लिए आपने उस औरत को तो तबाह कर दिया। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है कि अब अगर वो इस चीज से निकल भी आए तो माशरा उसको निकलने नहीं देता, वो खुद पे अपने आप को मौजूद इल्जाम ठहराती है। क्योंकि आप देखें ये एक ऐसा जुर्म है रेप कि जिसमें माशरे का जो रवैया है कि जिसका रेप होता है उसके साथ ज्यादा नफरत अंगेज रवैया होता है, उसको बिल्कुल हम एक सोसाइटी में एक तरह से बिल्कुल अछूत किस्म का की औरत हम बना देते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये माशरे की एक हकीकत है। एक एंगल तो इसका ये हो गया। अब देखिए जहां तक रेप का मामला है ना, तो रेप का जो जुर्म है ये बिल्कुल ही दूसरे जराइम से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। देखें अगर हम डकैती की बात कर लें या हम किसी चोरी राजनी या किसी मर्डर की भी उनके बात कर लें तो चले, जस्टिफिकेशन तो किसी जुर्म की नहीं होती, बहरहाल जुर्म तो जुर्म ही होता है। लेकिन आप देखें कि कोई गुर्बत का बहाना करके कोई चोरी कर ली, कोई गुर्बत का बहाना करके कोई डकैती कर ली, लेकिन देखिए जो रेप होता है इसका कोई बहाना नहीं होता। ये मैं आपको एक डॉक्टर की कैपेसिटी में बता रहा हूं। जो रेपिस्ट है, रेप करने वाली की जो जहनीत है वो किसी किस्म की जिनसी तस्कीन की नहीं होती, उसके पीछे एक तबाही की सोच होती है कि रेप करने वाला शख्स जिनसी तस्कीन के लिए रेप नहीं करता, और खास तौर पे गैंग रेप। वो लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर तो हाफजाबाद वाले केस की बात करें तो मिर्जा साहब ने बताया कि वीडियो भी बनाई गई है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वायरल भी की गई है। जी मैं बताता हूं। अब देखिए ना, वीडियो बनाना उसके बाद वायरल करना, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो रेप का मामला होता है ना वो जिनसी तस्कीन तक महदूद नहीं रहता। इसमें ख्वाहिश होती है सामने वाले बंदे को तबाह कर देना, उसके ऊपर एक तरह से बिल्कुल गालिब आ जाना। इस वजह से जो रेप का जुर्म है ये बिल्कुल ही अलग है। अब रेप के जुर्म को अगर इनकी आपने मेंटेलिटी देख ली, देखें एक चीज है कि इंसान वाहद ऐसे हैं, फिर आप इनकी मेंटेलिटी को समझ जाएंगे। कोई दरिंदे, खूंखार दरिंदे, कोई जानवर भी रेप नहीं करता, रेप सिर्फ इंसानों के अंदर ही है। आप देखेंगे जानवरों से भी बदतर वो लोग हैं, उनकी जहनीत है। क्योंकि आप देख लें कोई जानवर रेप नहीं करता। अच्छा, उसमें फिर दूसरी बात यह है कि जब इनकी मेंटेलिटी बिल्कुल जानवरों से भी आगे बढ़ गई तो फिर किया क्या जाना चाहिए, कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे? देखें बहरहाल मैं एक सॉफ्ट कानून के हक में तो हूं, लेकिन अगर आपने रेपिस्ट को और रेप को खत्म करना है तो हमें ना सिर्फ के कानून की इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी बल्कि सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका हल नहीं है। इस पे भी मैं कमेंट करना चाहता हूं। देखें एक चीज है कि सॉरी टू से, जैसे ये पुलिस मैन है, पुलिस वाले हैं, सारे हमारे भाई हैं, हम आम तौर पे इनको कह तो देते हैं कि जी नेग्लिजेंस है, बहरहाल कुछ ना कुछ हद तक होती भी है, लेकिन इसमें एक आप मामला देखें कि ऊपर से लेकर नीचे तक नेग्लिजेंस है। सबसे पहले आप देखें कि जो रेप को कंट्रोल करने वाला हमारा कानून है, ने कहा कि अब वो दौर नहीं है। मैं बताता हूं, उन्होंने कहा जी अब वो दौर नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात देखें,
जो रेप को हमने कंट्रोल करना है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी, वो कानून देखें कितने पुराने हैं। पाकिस्तान पीनल कोड, सीआरपीसी अंग्रेज के बनाए हुए हैं। हम आज तक कानून नहीं बना सके। अभी शहादत की बात हो रही थी तो सारी दुनिया ने अपने कानून को अपडेट कर लिया। इवन के इंडिया में एविडेंस एक्ट आ गया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहां पे हमने कोई अपडेट नहीं किया। ये तो होगी कानून की बात। यहां पर भी तो आया ना एंटी रेप एक्ट। नहीं, मैं बता जस्ट मैंने मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद फिर आप बिल्कुल कुछ हमने कॉस्मेटिक मेजर्स लिए, लेकिन अभी भी कानून में इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। दूसरा फिर देखें कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, हमारे प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग है होनी चाहिए। लोअर जुडिशरी के जजेस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमने उस हद तक ट्रेनिंग नहीं कराई। अब आ जाते हैं इंप्लीमेंटेशन पे। देखिए जहां तक इंप्लीमेंटेशन की बात है, इंप्लीमेंटेशन ये जो सारे इदारे हैं, लोअर जुडिशरी के मेंबरान हैं, प्रोसिक्यूशन से हैं, पुलिस वाले हैं, ये हम ही लोगों में से हैं। इवन के हमारे जो फोरेंसिक के डॉक्टर्स हैं, ये हम ही लोगों में से हैं। जब तक हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, इनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे, इवन के पुलिस को फोरेंसिक नहीं सही तरह से सिखाएंगे। और जैसे हमने बात की कि ये बात तो बिल्कुल बजा है कि जी शहादतें देने नहीं आते। अब इसमें फिर अगेन कानून में अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो हम शहादतें इन्फोर्स कर सकते हैं। रेप को अगर रोकना है तो हमें दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी और उससे भी बढ़ के रेप के जुर्म को समझना पड़ेगा। देखें वो एक फैसला आया था कि जी फलां शख्स को सरेआम फांसी दे दो, वो कंपनी की मशहूरी के लिए हो गया था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और जनाब इधर देना सरेआम फांसियां, जहां पे फांसियां जरूरी है। जवाब भी ले लें। आमिर मिर्जा साहब, एक तो ये बता दें कि एक हाई प्रोफाइल केस हो और मीडिया के ऊपर अगर वो बार बार चलता हो, जैसे कसूर ज़ैनब केस की अगर बात कर ले तो फौरी तौर पर पुलिस पता नहीं क्या क्या करती है और फौरी तौर पर उसको ट्रेस कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ पर लो प्रोफाइल हो या वो मीडिया के अंदर वो खबर ना आई हो तो फिर उसको तो साल लग जाते हैं। अगर यानी कि कैपेसिटी तो फिर है ना पुलिस के पास, कैपेसिटी पुलिस के पास है, सारा कुछ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो इत्तेफाक करूंगा अपना डॉक्टर साहब ने जो बात की है अभी कि सज़ाएं जो हैं वो सख्त होनी चाहिए। सज़ाएं इससे सख्त ज़्यादा और क्या होंगी आप मुझे बताएं कि हमारी जो आप पंजाब पुलिस का क्राइटेरिया है ना, वो ये है कि एक बंदा वो जिसने डकैती के दौरान मर्डर किया है, जिसने डकैती के दौरान रेप किया है और तीसरा कोई उजड़ती कातिल है। इनके लिए जो क्राइटेरिया है ना वो पुलिस एनकाउंटर है हमारी पंजाब पुलिस अब ये शुरू हो चुका है वैसे जी, ये चल रहा है। मैं आपको बताऊं जब से ये सीसीडी बना है ना, को हार्डली मेरा ख्याल 1-1.5 माह हुआ है इससे फर्क पड़ेगा सीसीडी को। फर्क क्या पड़ेगा आप देखें कि अभी भी जो क्राइम रेशो है वो वैसे ही चल रही है। क्राइम रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डकैती चोरी की बात दे रहे हैं, अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर भी जो है वो ये सब इससे ज्यादा सख्त सजा और क्या होगी कि ये इन क्राइम में जो लोग मुजरिम मुलव्वस इसका मतलब मुआशरा ये बन चुका है। अब हमें देखना इस चीज पे है, गौर इस चीज पे करना है कि ये जो मामला जो रेप जैसे मामला है, किस किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं। बल्कि मैं तो कल एक पोस्ट भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, वो ठीक है या नहीं, कि एक वो पोस्ट मुझे नजर आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो देख के कि उसमें लिखा होता कि एक लड़की जो है उसको कब्र से निकाल के उसके साथ ज्यादती किया किसी ने। ठीक है, अब ये इस किस्म के मामला मुझे नहीं पता कि अब ये ठीक है कि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, मैंने तस्दीक नहीं, लेकिन एक पोस्ट कल मेरी नज़र से ये गुजरी है। अब इन लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मारा जा रहा है। सीसीडी ने अब तक कोई 1-1.5 महीने में 60 से 70 लोग मार दिए हैं और जितने लोग मारे हैं उनमें से कुछ 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डकैती के दौरान रेप किया हुआ है। अब इतनी इससे सजाए मौत से ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर से आगे तो कोई सज़ा नहीं है ना। अब इसके बावजूद भी अगर आपके ये केसेस नहीं रुकते, ये जुराइम नहीं रुकते, तो इसकी वजह क्या है? खराबी किस जगह पे है? कहाँ से ये जो एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के दिमाग में आ रही है? लूँगा एंड पे, अभी तो आप सिर्फ इसको ऊपर बताएं हमें कि ये जो आप बात जारी रखें इसको अभी तो बताएं, तजवीज़ एंड पे लूँगा कि कैसे हो सकता है ये, इसका कम कैसे हो सकता है? कम किस तरह से होना, किस तरह से हमें तो एक तो अवेयरनेस देनी पड़ेगी हमें लोगों को। हमारे ये जो इंसिडेंट्स है ना, रेप जैसे ये इंसिडेंट्स जिन्होंने जिराइम में मुलव्वस लोगों को क्या अवेयरनेस दें? मियां साहब, ये इंसिडेंट्स जो है हमारे, ये इंसिडेंट्स ज़्यादातर बैकवर्ड एरिया में, देहाती एरिया में आ रहे हैं। पंजाब की जो मेन शाहराएं हैं वहाँ पर हो रहे हैं ये इंसिडेंट। ठीक है, अब वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ नहीं है उनका। ठीक है, मोबाइल हर बंदे के हाथ में, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, सोशल मीडिया
आप उस पर ऑन कर लें और उस पर जो फहाशी और उरियानियत और जो जो चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं, एक अनपढ़ बंदा, जाहिल बंदा जब उसको देखता है ना तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, और जहाँ कहीं भी उसको मौका मिलता है अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने का, वो उसको दूर करता है। अब इस हवाले से हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये पुलिस एनकाउंटर या पकड़ के मार देना ये कोई हल नहीं है। मैं आपको खौफ तो पैदा हो चुका है इस वक्त। लोग मैंने एक दो मरतबा अभी सुना है, किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे जो डकैती में खासतौर पर जो मुलजमान है जिनके ऊपर पर्चे हैं, तो वो खुद जाके पेश हो रहे हैं जी कि हमें जो है वो ये इस तरह ना करें। बस वो जान की अमान पा रहे हैं ना कि हमें मारा ना जाए, हमें जो कानून के मुताबिक सजा बनती है। खौफ तो फिर पैदा हो रहा है ना, खौफ पैदा होगा तो फिर ही तो ये कम होंगे। देखें, खौफ के वाकयात असल चीज़ है, खौफ पैदा नहीं करना, हमने इसको माशरे को सुधारना है। ठीक है। अब अगर इस सब के बावजूद भी इस किस्म के वाकयात की रोकथाम नहीं हो रही, अभी कोई 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले फैसलाबाद मोटरवे के पास एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भी डाकुओं ने मियाँ बीवी को रोक के मेन रोड पे उसको गैंग रेप का निशाना बनाया उन्होंने। उससे पहले भी एक बहुत ठीक है, उससे पहले भी एक वाकया हुआ था। तो ये अब मैं 300 वाकयात पहले 4 महीने में रवां साल के गैंग रेप के जो हैं आपके पंजाब में दर्ज हुए। अच्छा, इसमें मिर्जा साहब एक और बात है, बहुत सारे लोग अपनी इज्जत की खातिर बात नहीं निकालते। मैं आपको बताऊं, ये वो डाटा उसमें शामिल नहीं है। एक क्रिमिनल था राजा उमैर माजी में, वो उसकी जो डकैतियाँ थी ना, उसकी एलीट क्लास में डकैतियाँ, किसी जज के घर डकैती करनी, किसी जर्नैल के घर, उमरा के घर। अब उसका और उसके साथियों का क्या काम होता था कि वो जहाँ डकैती करते थे ना, वहाँ पर रेप भी किया करते थे। अब उसको राजा उमैर को मारा, ये आदी हो जाते हैं। ये मतलब कि एक चीज़ उनको आसानी से जो चीज़ हासिल हो रही है, लूट मार कर ली, फिर उसके तो रेप भी कर लिया। अब उसको उमैर, राजा उमैर जो था, वो अपना डकैत था, उसको आबिद बॉक्सर ने इनकाउंटर में मारा था। ठीक है, अब उसको इनकाउंटर में जब मारा था ना, तो उसकी जो कहानी थोड़ी सी अगर एक आदमी ने देना, मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसकी वालदा जो थी ना राजा उमैर की, उसका फ़ोन गया आबिद बॉक्सर को थाने के नंबर पे, और फ़ोन पे उसने रोना शुरू कर दिया था। उसने पूछा कि कौन है, क्या मामला। उसने बताया कि बेटा ये एक क्रिमिनल है जो पिछले 4 साल से 3 साल से जेल में है, उसके साथ तफ्तीश हो रही है, इसने हमारे घर वारदात की थी, वारदात के दौरान इसने मेरी FA की तालबा की बेटी के साथ ज़्यादती भी की थी, और वो बच्ची आज तक जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा बन के रह गई है, कमरे से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, उसके बाद इसको राजा उमैर को जेल से लेके आए तफ्तीश के लिए, और फिर एक जो वकूआ वहाँ पर पेश आया कि उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए लेके गए और उसको इनकाउंटर में मारा। वो खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, आकर उसने मीडिया की मौजूदगी में 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा उसके आबिद बॉक्सर के हाथों को चूमा कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था कब से। अब वो जब मिल गया इंसाफ उसको, उनको भी, माँ बाप को भी सब्र आ गया ना, उनको भी दिल को तसल्ली हो गई कि वो मुजरिम दरिंदा जो दंदनाता फिरता था, जो जिंदा था, जिसने हमारी बेटी के साथ ये, वो कैफरे किरदार पर पहुंचा। अब यही मामला अभी भी वही सिलसिला चला आ रहा है। लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो डकैतियों के दौरान रेप करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इज्जत की हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सके, नहीं पा सके। बच्चियों के रिश्ते करने होते हैं, कमी हुई है इसमें, कुछ इजाफा ही हो रहा है, इसमें कमी क्या होनी है। साजिद चौधरी साहब, सवाल ये है कि अगर शहादतें नहीं होती या मदई जो है वो बैठ जाता है या वो डरता है कि उसकी इज्जत है वो जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि स्टेट जो है इस केस को लड़े? स्टेट उस सूरत में लड़ सकती है, उसमें जो है विक्टिम, उसकी स्टेटमेंट जो है वो सफिशेंट है किसी को कन्विक्ट करने के लिए। कोर्ट ये कहती है कि बजाय दूसरी एविडेंस के सिर्फ एक विटनेस जो विक्टिम है वो सिंगल स्टेटमेंट दे दे, वही काफ़ी है कि मेरे साथ ये रेप हुआ है, उसका टाइम पे मेडिकल हो जाए। बेसिक इसमें फ्लाज जो हैं वो मियाँ साहब यही हैं, पुअर इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस है उसको अनट्रेंड ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एंटी रेप एक्ट ले तो आए 2021 में, आज इसको 4 साल होने वाले हैं, अभी एंटी रेप एक्ट पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सका है और ना प्रोविंशियल लेवल पे हो सका है। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें ये ना हो कि कोई स्टेटमेंट देने नहीं आ रहा है या अपनी वो स्टेटमेंट से एग्जोनरेट कर रहा है, वो उसमें पूरी प्रोटेक्शन दी गई है कि आपने विटनेस को किस तरह लेके आना है, उसकी इन कैमरा आपने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, पूरी प्रोटेक्शन है। जब विटनेस को एक प्रोटेक्शन होगी तो वो कोर्ट में क्यों नहीं आएगा? तो मेरा इस पे यही है कि जो अगर कोर्ट में विटनेस को पूरी आप जो है सेफ गार्ड दें तो वो आके स्टेटमेंट दे के और इसी तरह ये कन्विक्ट हो सकते हैं। और जो इसमें पुलिस है उसके जितने ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेशन इस पे, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, इस पे उनको अगर आपने इम्प्लीमेंट इसको करना है कि
इसकी रेशो बढ़े तो उसका यही है कि आपके ऑफिसर्स ट्रेन होने, उनको तो इवन कि ये भी नहीं पता होता कि डीएनए क्या होता है। अगर उनको डीएनए तक का नहीं पता, कुछ ऑफिसर्स को पंजाब पुलिस में ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज तो इनका मामूल का काम होता है, इतनी ट्रेनिंग तो होती होगी। मियाँ साहब ये लास्ट टाइम जो है कोर्ट में एक प्रोसीडिंग के दौरान जो है, मैं वो जज साहब का नाम नहीं लेता, वहाँ पे एक 46 ईयर्स की जो है फीमेल जो है पुलिस ऑफिसर्स थी, जो असल अक्यूज था उसकी जो है अरेस्ट जो है वो डेफर कर दी, और जो साथ वैसे बंदा था उसको जो है इन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया। आपकी बात की तरदीद की है शेख यार साहब ने कि अब वो दौर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तब्दील की जा सकती है, आप एक जगह से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं आप दूसरी जगह पर चले जाएं, तो इस तरह अब वो दौर नहीं है कि जी बिल्कुल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई और मुल्ज़मान उनको फ़ायदा हो गया। नहीं मियाँ साहब, इसमें कोर्ट जब किसी को अक्विट करती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट के चार्जेस पे करती है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है, जो लकूनाज हैं उन्हीं की तो ये बुनियाद जमानत कैसे ले लेते हैं, खुदा ना खास्ता इतना हीनियस क्राइम, गैंग रेप जैसे मियाँ साहब अब जो लेटेस्ट है उसमें तो यही है कि एक बहुत कम जो है होती है, अगर टाइम पे उसका जो मेडिकल हो जाए। बिल्कुल ठीक और है डॉक्टर साहब, DNA साजिद जोई साहब साथ रहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं शेख याद साहब से बात कर लूँ, इसके ऊपर एक सवाल करना चाहता हूँ। शेख साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि जो पुलिस इनकाउंटर किए जाते हैं पुलिस की जानब से, क्या इस तरह के तरीक़ेकार को जारी रख के क्राइम की शरह को कम किया जा सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा ये फेक एनकाउंटर है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, ना ही मेरे इल्म में है इस तरह का। ये जो इनकाउंटर है तो मैं तो कहूँगा ये फेक नहीं है। अब जहाँ पे है जैसे हो रहे हैं, जो सबको पता है ये इनकाउंटर हो रहे हैं, और ये जो मरते हैं इसमें इनकाउंटर में, ये डेस्पराडोज होते हैं, ये हाईली जो क्रिमिनल माइंडेड। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात फेक नहीं इसको कहते, लेकिन अगर पुलिस के साथ आगे मुजाहमत करते हैं तो इसी दौरान जो है वो ये इनकाउंटर होता है, तो फिर इसके ऊपर आप समझते हैं कि इस तरह के लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाए जो पुलिस के साथ आगे मुजाहमत करते हैं? जाहिर है ये तो हमारे लॉ में है, रिपल्स पुलिस एक्शन। अगर कोई मुदाखलत करता है तो बिल्कुल पुलिस को राइट है अपना डिफेंड करने के लिए, आगे मारने के लिए। अक्सर ऐसे होता है जो हार्डन क्रिमिनल हैं, हार्डन छोड़ के छोटे भी हैं, वो भी पुलिस को ये हर वक्त बावर होना चाहिए कि ये छोटा क्रिमिनल नहीं है, बड़ा। हर केस को सीरियस लेना चाहिए, और जहाँ पे मुदाखलत होगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी और रिपल्स हो गया एक्शन, तो जाहिर है पुलिस तो करेगी। जैसे भी है, अगर एक फायर हुआ 4 फायर पुलिस करेगी। इससे पहले पुलिस कॉन्शियस करती है, उसको प्रिकॉशन करती है कि ये ना करें, और अपनी जो अरेस्ट दे दें, गिरफ्तारी दें। अगर नहीं करते तो जाहिर है फिर इसका प्रोसेस जो है वो उसमें अडॉप्ट करती है पुलिस। आपका वसी तजर्बा है, आप ज़ाहिर है पुलिस फोर्स में आप काम कर चुके हैं, आप समझते हैं कि जो एएसआई या इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं या सब इंस्पेक्टर, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से? जिस तरह यहाँ पर कहा गया कि डीएनए का एक एएसआई को नहीं मालूम था, तो आप समझते हैं कि मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये इस काबिल हो के इनको पूरी ग्रिप हो अपने काम के ऊपर? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इसकी रेप की तफ्तीश करते हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी स्टडी है। अब वो बाकायदा पढ़ के इसका एक स्पेसिफिक एक टीम है, एक अलहदा इसका एक पोर्शन है जो ये रेप केसेस को डील करती है। अब वो मैं फिर कहूँगा वो पुरानी बातें नहीं है, वो डीएनए का नहीं पता उसको, ये कैसे हो सकता है उसको ना पता हो? एक एक चीज का पता एक आधा होता है। केस हो सकता है, शायद एक आधे केस की अगर बात कर लें, आप एक आधा भी कह लें। अब तो अगर जैसे वकील साहब कह रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। डीएनए जो बेसिक जो है इसकी रिक्वायरमेंट है केस की, उसमें हर सूरत डीएनए करवाना होता है और डीएनए होता है। और आपने जनाब ने जैसे कहा है कि अगर तफ्तीश से मुतमिन ना हो तो वो अब तो कई जिसमें हब बने हुए हैं हमारे तफ्तीश तब्दीली है वहाँ इसमें एक और भी मसला तो है ना कि रिपोर्ट जल्दी नहीं आती, वो लेट हो जाती है, उसका भी शायद मुल्ज़मान फ़ायदा उठाते हैं। इसमें रिपोर्ट आना नहीं है, जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, जब ये वकूआ का बताया जाता पुलिस को, अगर उसमें लैप्स हो, उसमें डिले हो, तो जाहिर है फिर एविडेंस जो है वो कलेक्ट नहीं होती। जैसे अब मैं दूसरे लफ्ज़ों में कोई
रेप की चीजें होती है, स्पर्म होती है, उसमें डिले हो जाए तो फिर वो जाहिर है डीएनए रिपोर्ट नहीं आती। डिले होना तो उसमें टाइम लिमिट है, उसमें 14 दिन होते हैं शायद, कि इसमें इस टाइम फ्रेम में नतीजा जो है डेफिनेट आ जाएगा। अगर लेट आता है तो इसमें ये कॉज नहीं है कि लेट आया है, अलबत्ता ये है कि एविडेंस कलेक्शन में यानी ये इससे चीजें जो मुल्ज़मान है, को फायदा नहीं होता, रिपोर्ट लेट भी आए उसको इब्तदाई जो एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं उसी के ऊपर सारा कुछ होता है, मुकदमा भी दर्ज होता है कि इसमें जो मौके पे हमें एविडेंस मिल गई है बिल्कुल। और वो एविडेंस मिली है जिसका डीएनए का जो रिपोर्ट आनी पॉजिटिव आनी पॉसिबल है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहेगा। डॉक्टर अली साहब, ये जो छोटे बच्चियों के साथ जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह के रेप केसेस होते हैं, ऐसे मुल्ज़मान की क्या जहनीत है, वो किस तरह की जहनीत रखते हैं और ये टारगेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि एक दरिंदगी की सिफ्त है ये, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट कर सकूं पुरानी बात पे। देखिए बात पता है क्या है, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं ना, तो सिर्फ पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हमने करनी, हमने अपने वकला की भी करनी है, लोअर जुडिशरी की भी करनी है, प्रोसिक्यूशन की भी करनी है। और जहां तक बात है कि जी पुलिस अच्छा, को वकला की कैपेसिटी बिल्डिंग आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूं। अब देखिए जहां तक पुलिस की पहले बात करते हैं, तो पुलिस को डीएनए पढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इसी साल मैंने उनको डीएनए पढ़ाया है, मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने डीएनए और फॉरेंसिक एविडेंस पढ़ा के आया हूं, मैं पढ़ा के आया हूं। अच्छा जहां तक वकला की आपने बात की, तो देखिए जहां पे वकला को भी हमने इन चीजों में, टेक्निकल चीजों में ट्रेन करना है। अब वो डिग्री करके आते हैं, जैसे आपने प्रोफेशनल डिग्री की है, 5 साल में एमबीबीएस की है, इसी तरह ये भी लॉ करते हैं, इनका भी एंटी टेस्ट है और इनका भी जो है वो। देखिए मैं बता दूं, ये सब हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। मैं बता दूं, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई हमारे लोग कंपिटेंट नहीं है, सारे कंपिटेंट है। जब बात टेक्निकल की बात की आती है ना, अच्छा मैं आपको बताता हूं, मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार ने इनवाइट किया एज अ गेस्ट स्पीकर वकला से एड्रेस करने के लिए इन चीजों पे। उसके बाद फिर मुझे पंजाब बार काउंसिल ने भी वकला की ट्रेनिंग का एहतमाम किया, उसमें भी मैं गेस्ट स्पीकर था। पता क्या होता है, जब टेक्निकल चीजें होती हैं तो हर इंसान को सारी चीजें नहीं पता होती। अब जहां पे डीएनए की बात करते हैं, खासतौर पे रेप एविडेंस में जो बड़ी रेलिवेंट है, तो उसमें देखिए कि पुलिस जो है उनकी अभी डिग्री तो नहीं है इस चीज में, ना ही वकला की है, ना ही जजेस की और ना ही प्रोसिक्यूटर की है। इसमें ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ फील्ड के लोग जो एक्सपर्टीज एक दूसरे को दें। तो जहां तक पुलिस की एक्सपर्टीज की बात है, इसी साल मैं खुद पढ़ा के आया हूं पुलिस ऑफिसर्स को डीएनए, तो कैसे हो सकता है कि उनको डीएनए ना उन्होंने पढ़ा हो। इसी साल मैंने पढ़ाया ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा चूंग में। अच्छा अब बात ये आ जाती है कि इसको जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया था, देखिए इसमें इससे पहले एक और चीज है, जैसे डीएसपी साहब ने बिल्कुल डिनाई कर दिया एनकाउंटर। अच्छा इनको करने भी चाहिए, लेकिन वो तो आप उनकी मजबूरी है, लेकिन एनकाउंटर तो आपको पता है कि इस वक्त चल रहे हैं ना साहब। मैं यही कहना चाहता हूं कि मजबूरी है, क्योंकि हम इस चीज को पता है, लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड हो रहे हैं, और एक हद तक लोग कहते हैं होने भी चाहिए, लेकिन मजबूरी हमारी पुलिस की क्या है, डिनाई करना। इसी को तो मैं कह रहा हूं कि ये मेंटेलिटी, फिर पुलिस डरेगी। आप इसको एक लीगल जब तक ब्लैंकेट न देंगे, जब तक लॉ में इसको नहीं करेंगे, तब तक लोग करते हुए डरेंगे। उसमें फिर ये होता है कि जब कोई भी एजेंसी, पुलिस होगी या कोई भी एजेंसी होगी, वो अपने तौर पे काम करती है ना, तो फिर उसमें ये होता है कि फिर बाज़ औक़ात काम करते करते 2-4 काम उल्टे भी हो जाते हैं उसी के ब्लैंकेट में। ये इंसान की एक नफ्सियात है, इंसान की ज़हनियत है, जिससे फिर मसले खराब होते हैं। आपके क्वेश्चन से पहले एक और छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं। एक बार आज जहां पे पुलिस को थोड़ी सी मैं समझता हूं कि तनकीद करनी चाहिए, वो ये है कि आजकल ये जो टिकटॉक कल्चर आ गया है ना, इसमें ये है कि ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल टिकटॉक बना के तो रीलें बिके, सोशल मीडिया पे चले, व्यूअरशिप आए। तो ये मैं समझता हूं ये भी एक गलत ट्रेंड है। उसमें ये होता है कि हम ऑफिसर की कारकर्दगी अवाम उसमें देख दिया, जो बहुत बड़ा टिकटॉकर है, उस 2 मिनट की रील के पीछे कुछ नहीं होता। अब पुलिस वालों की, फिर ऑफिसर्स की कुछ की मजबूरी भी बन गई है टिकटॉक बनाना, क्योंकि आप समझते हैं कि क्या वजूहत है। अच्छा अब जो आपने बात की है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है, देखें जैसे मैंने पहले बताया कि रेप जो है वो दरिंदे नहीं करते, खूंखार दरिंदे। कभी शेर को रेप करते किसी ने देखा है? कभी चीते को। इससे भी जो और भी जो ऐसे जानवर है जिनका नाम लेने से हमारी जुबान पलीद हो जाती है, उन्होंने भी कभी रेप नहीं किए। ये कैसे लोग हैं?
कैसे माशरे में दरिंदे हैं जो कि रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, और फिर बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, वो कोई खुदा का खौफ करें किस तरफ माशरा चल पड़ा है। कब्रों में औरतें महफूज नहीं है, जिनको आमतौर पे एक नॉर्मल इंसान को देख के सोच के घिन आती है कि कोई ऐसा इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। ये माशरा जिस तरफ हम चल पड़ा है, इस माशरे की हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अब छोटी बात ही रहेगी कि आप जी इनको पकड़ के पिटाई करें, इनको सजाएं सख्त करें। ये हमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक सोसाइटी की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है सारे इदारों की। उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें लॉयर भी शामिल है, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, उसमें मैं तो कहता हूं सिविल सोसाइटी भी शामिल है। नहीं, लेकिन अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर जरूरत है तो फिर इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद, फिर सारा कुछ करने के बाद, फिर भी अभी डॉक्टर साहब अभी भी कैपेसिटी देखिए बात यह है, बहरहाल मैं समझता हूं कि बिल्कुल 0-0 नहीं है, बहरहाल कैपेसिटी तो है, लेकिन अगर हमने ऐसे मामलात को कंट्रोल करना है तो मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और फिर देखिए हमने ना अपने बच्चों को भी सिखाना है। जो विक्टिम है बहरहाल उसको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने ओवरऑल इसको रोकना है, सजाएं सख्त करके हम ऐसे दरिंदों का मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा अपने इदारों के जो ऑफिसर्स हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम अच्छी इन्वेस्टिगेशन और सजाएं दिलवा सकते हैं। उसके अलावा अवाम को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। देखिए जो विक्टिम, जब भी कोई क्राइम होता है ना, खासतौर पे रेप का, तो उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात होती हैं जो कि हर एक में होती हैं। एक तो रेपिस्ट का इरादा कि मैंने करना है रेप, दूसरा उसकी कुव्वत, उसकी सकत, और तीसरा मौका मिलना। अगर ये तीनों एलिमेंट से एक भी एलिमेंट मिस हो तो रेप हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे बड़ा ताकतवर है, औरत कमजोर है, उसका रेप करने का इरादा भी है लेकिन मौका नहीं मिला तो नहीं होगा रेप। मौका मिल गया, इरादा भी है लेकिन वो ताकत नहीं है, कुछ लोग और भी सामने हैं, अगर वीराना नहीं है तो रेप नहीं होगा, इरादा नहीं है तो रेप नहीं होगा। तीनों चीजों में से एक चीज भी मिसिंग है। ये तो आदी हो जाते हैं ना ऐसे हीनियस क्राइम में। नवीद साहब आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं, लेकिन पता क्या होता है, इसमें सारी दुनिया ने इसको इस तरह से भी कंट्रोल किया है कि अगर एक तो हम इनको रोकें, ये जो आदी मुजरिम है इनको सजाएं दें, उसके अलावा मुझे खुद भी थोड़ा सा संभल के चलना है। देखिए मसला यह है कि रेप के ज्यादातर केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अभी बिल्कुल हमारे काबिल दोस्त ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री हूं कि रिपोर्टेड केस जो दूर फार फ्लंग एरिया से। डॉक्टर साहब फिर स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? अगर खुद को हमने खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी तो फिर स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल स्टेट, एक शहरी की जिम्मेदारी सारी स्टेट की जिम्मेदारी है। 100% एग्री हूं कि स्टेट की भी जिम्मेदारी है, स्टेट नहीं सारा कुछ करना है, लेकिन जब तक स्टेट उस साथ नहीं करती। मैं आमिर मिर्जा साहब की तरफ आता हूं। आमिर मिर्जा साहब ये बताएं कि आज के जदीद दौर में भी आप समझते हैं कि पुलिस में रिश्वत चलती है, सिफारशी कल्चर है, आप अपनी मर्जी से 302 केस की अगर बात कर लें, अपनी मर्जी से जो आप पुलिस से लिखवा सकते हैं, क्या समझते हैं या ये तब्दील होगी बात? मियाँ साहब, पुलिस अफसर जितना मर्जी राशि हो, जितने मर्जी वो रिश्वत लेता हो, मैं उस पुलिस अफसर को ना तो इंसान मानता हूँ ना पुलिस अफसर मानता हूँ जो 302 के केस में किसी बेगुनाह को गुनहगार लिख दे और किसी गुनहगार को बेगुनाह कर दे। मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। और बहुत कम ऐसा होता है, शायद कोई एक आधा वाक़या हो कि इस केस में किसी गुनहगार को बेगुनाह लिखा गया हो। अव्वल इसमें पैसे लोग ज़रूर लेते हैं, बिल्कुल चलते हैं पैसे, और बहुत बड़े बड़े पैसे चलते हैं। उसमें ये होता है कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो उनका केस जो है उसको लेंथी किया जा सकता है, उनकी जो बेल चल रही होती है उसको लेंथी किया जा सकता है, या अगर कोई जेल में है तो उसको बेल करवाने में वो उसकी मदद कर सकते हैं, कुछ ज़िम्नी है इस किस्म की लिख के। और वो होता ये है कि फिर वो केस ट्रायल करता है, कोर्ट में ट्रायल होगा केस, जो कोर्ट सज़ा देगी फिर उसके मुताबिक चलता है। तो ये रिश्वत वाले मामले जो हैं ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब ये रिश्वत जो है ना, ये वो कोई अपना एलिगेशन नहीं रहा, ये तो एक बस समझ लें कि एक ना वो एक क्या कहते हैं कि एक लाजिम जुज़ बन गया हुआ है कि जी नहीं आपको ओब्लाइज करना किसी को, अब तो इसको ओब्लाइज का नाम दिया गया है। नहीं, अब अगर किसी को गुनाहगार लिखवाना है या अगर वो गुनाहगार है तो फिर भी जो है पुलिस को उसके ऊपर पैसे भी देने पड़ेंगे। मियाँ साहब, हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारे माशरे में हमें इस दाने पे लाके खड़ा कर दिया हुआ है कि अगर हम किसी को पैसे देकर अपना कोई जायज़ काम करवा लेना तो वो आपकी जीत है, आपकी बहादुरी है। ये आप कह रहे हैं जी, यहाँ पर हमारे माशरे में जो सिस्टम चल रहा है वो ये है। पर जो ये सिस्टम के ऊपर अगर बात कर ले तो फिर ये मैं क्या कह सकता हूं, बहुत कम रेशो है इस चीज़ की कि अगर आप किसी अपने राइट पर हैं, हक पे हैं, तो कोई अफसर है किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें वो आपको फेवर दे देगा।
अगर वो आपको फेवर दे देगा तो अगले मरहले में आपको फेवर नहीं मिलेगी। 302 का मुलजम जो है, जी। अगर उसने वाकई मर्डर किया तो बच सकता है आजकल के दौर में पुलिस से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकता। अगर जेनवन वो उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक जो मुलजम है वो अपना जो कानूनी सुकम है, जो लो पूल्स हैं, जहाँ जहाँ वो फेवर ले सकता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि पुलिस तफ्तीश के हवाले से अपना वीक अपना प्रोसिक्यूशन होती है, फिर उसके अलावा कोर्ट में जो वकला हैं वो उन्हीं सुकम को लेकर मुलजम को फेवर दिलाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अपना कानून है ना, उसमें मुलजम के लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, मुद्दइयों के लिए कम है, मुलजमों के लिए ज़्यादा हैं। अब वो तफ्तीश में ही आपको इतने और सारे उसमें अपना जो है वो लो capacity पूल्स building मिल का जाने। अभी कहा है डॉक्टर अली ने, तो वकील भी तो तारीख पर तारीख लेकर देते हैं, इनकी तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे ये एक बात बता दें, मेरा साहब आपका वसी तजर्बा है, एक बात मुझे ये बता दें कि क्या मर्डर छुप सकता है? क्योंकि आपने बड़े रिपोर्टिंग की। कत्ल कहीं ना कहीं निकलता है, कहीं ना कहीं काबू आ जाता है। एक केस अभी पिछले दिनों एक लड़का कोई 302 में अंदर था और वो उसमें बेगुनाह था उसमें, और लेकिन वो उसमें चलान हुआ हुआ है, वो उसमें सज़ा भुगत रहा है। मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे कहा कि यार बेगुनाह ये क्या बन। उसने कहा जी गल पता की मैं ये ईमानी कुरानी बेगुनाह है, मेरे शामिल नहीं, लेकिन मैं फला वक्त इस कत्ल किया सी, मैनू उसकी सज़ा मिली। कत्ल छुपता नहीं है, आपने कहीं ना कहीं काबू आ ही जाना है। एक निज़ाम कुदरत भी है, वो तो आपको कहीं भी स्पेयर नहीं करेगा। बिल्कुल। साजिद चौधरी साहब ये बताएंगे, आप जो है वो तारीख पर तारीख लेकर देते हैं मुलजमान को, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात तो डॉक्टर अली की ठीक है। नहीं मियाँ साहब, ऐसी बात नहीं है कि वो तारीख जो पर है वो तारीख तो डेट आप पे डेट केस को लेके डिले देते करते हैं। हैं। हम डिले नहीं करते, उसकी कोई रीजंस होती हैं। रीजंस उसकी यही होती हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जो उसका टाइम फ्रेम दिया गया उसमें कंक्लूड नहीं होती। अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो तो जो है केस का फैसला जल्दी। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड ही नहीं होती, इसी वजह से डेट्स पे डेट्स होती हैं। और एक पुलिस की बड़ी सीधी सी रवायत है कि उन्होंने हर डेट पे जो है यही लिख के भेजना है कि जी अभी बिलमुशाफा गुफ्तगू करवानी है। और बिलमुशाफा गुफ्तगू का एज़ इट इज़ जो है पुलिस रूल्स में या पुलिस आर्डर्स में भी उसका कोई जिक्र नहीं है कि आपने बिलमुशाफा गुफ्तगू करानी है, आपने एक्यूज़ की स्टेटमेंट लेनी है। आप फिर सारा मामला पुलिस के ऊपर ही डाल रहे हैं। मियां साहब आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको कोई लूज बॉल मिलती है आप उस पर छिक्का लगा देते हैं ना। बिल्कुल तो इसी तरह तफ्तीश में जहाँ की वकील को नजर आता है ना कि ये मुझे एक अपना कहीं भी कोई सुकम नजर आ रहा है, तो वो उस बेस पे डेट ले लेते हैं। वो उनका प्रोफेशन है, वैसे उन्होंने भी काम इनके करना पास है तो ये उन्होंने। मैसेज एक है जी, दूसरी कोर्ट में पेश हुए हैं वकील साहब। तो मियां साहब वो उसमें- बहुत सारे मैंने नहीं, बताया ना, नहीं, मैंने नहीं, अब बताया ना उसमें मुलजम के काफी लिए चेंजिंग बहुत आ सारे, गई हैं। अब मुलजम हाईकोर्ट के ने लिए भी- बहुत सारी आसानी है। अब जैसे ये बात मुलजम के लिए बहुत सारी सानी है और मुद्दई के लिए कोई सानी इसके नहीं बारे में तो मियां साहब एक बड़ी बात है कि एक्यूज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि जो मुलजम है वो कानून का सबसे जो प्यारा बच्चा है। मैं आपका इस मामले के ऊपर शेख गियास साहब से ही पूछूंगा। शेख गियास साहब, आपने भी बड़े केसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशंस भी की होंगी, बहुत सारे मुलजमान को जो है वो जब पेश किया जाता है अदालत में, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे माहिर कानून वकला हज़रात हैं ये कितना किरदार अदा करते हैं ताखीर करने में या मुलजमान को बेनिफिट लेकर देने में? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन का है, मुद्दइयों के जो वकला हैं वो ज़ाहिर है वो अपना दौड़ लगाते हैं, और मुल्ज़मान के हैं जो अपनी वो एक्सपर्टीज़ हैं तो उसमें वो उसको जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दोनों वकला की जो माजरत के साथ ये कॉज ऑफ डिले होता है कि इसमें किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ हो जाए, उस वजह से डिले टाइम ले लिया। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक है, अभी बता रहे थे मेरे भाई, तफ्तीश देखें इसमें डिले करना, जैसे कोई 302 का केस है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जल्दी से कर दिया या इसमें हमने इसको फैसला कर दें। इसमें देखना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा मुल्ज़मान नहीं आते, बाज़ दफ़ा मुद्दई गायब हो जाते हैं, कभी इसमें डिले हो जाता है, कभी तफ्तीशी इसमें टू बी वेरी फ्रैंक और केसेस में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसमें हमने डेलिब्रेट इसमें केसेस का लोड जो होता है वो भी एक एस्पेक्ट है, पहलू है कि उसकी वजह से भी होता है ऐसा। मैं समझा नहीं जरा। केसेस का लोड जो है वो केसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, केसेस का जी जाहिर है ये तो केसेस में लोड बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ केसेस जो हैं, अब
एक तफ्तीशी अफसर है, उसके पास तो बेशुमार केसेस हैं। बहरहाल अब बाइफरकेट हो गया है, इसमें तकसीम कर दिए हैं, एक सिस्टम बन रहा है जिसमें केसेस जो है उसमें बाकायदा एक दूसरे को इक्वली जो है ना तकसीम किए जाते हैं, जो मेरे इल्म में भी आया। तो ये भी एक वजह ये भी है डिले होने की कि मसरूफियत की वजह से, लेकिन हम इसको स्पेसिफिकली यही कहें कि जी ये तफ्तीशी अफसर जानबूझ के कर रहा है, ये नहीं है। इसमें बिल्कुल कई ठीक है, चीजें होती हैं। बिल्कुल जी ठीक है हाँ। जी। डॉक्टर अली साहब, एंड पे आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर हमने अपने माशरे को इन जराइम से बचाना है तो बिल्कुल मसले हर जगह पे ही मौजूद है, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे मसले हैं, लेकिन मसला यह है कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है। तो मेरा ख्याल है कि ब्लेम गेम से हमने निकल के हर एक जो है हमारा इदारा, वो यकजा हो के एक काम करके, यानी कि एक हमारा मकसद होना चाहिए जुर्म को कंट्रोल करना। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जब हम पे कोई क्रिटिसिज्म होता है ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि बर्दाश्त हर करें। इदारे को क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव बिल्कुल लेना बर्दाश्त चाहिए। करें, देखिए, बर्दाश्त इसमें करें, positive कोई लें। बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, इसमें देखें, मैं आपको एक डॉक्टर की कैपेसिटी में कहता हूं, जितना फोरेंसिक एविडेंस या डीएनए, जो मेरा एक तजर्बा है, जितना पुलिस को पता है उतना ही हमारे वकला को पता है और उतना ही हमारे जजेस को पता है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनको ट्रेन भी किया हुआ बिल्कुल है। ठीक तो है। अब देखिए ना, अब हमें हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना अपना है, रोल, अब खुद को साजिद ठीक साहब, करना आप अपना रोल है, किरदार ताकि क्या माशरा करेंगे? बेहतर बता हो और दें हम आप। जुर्म रोक सकें। आप भी बता दें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें इतना ही वकला को पता है और वकला जो है इनसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं। और डॉक्टर्स का भी अगर आप देख लें तो मैं आपको कई मेडिकल्स की ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कि मैंने चलो, बहरहाल इसके ऊपर MLC एक की और SOPs टॉपिक- कौन सी लेनी आप- है। मेरे भाई, टाइम- मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वकला को पता नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो टेक्निकल सेमिनार दिए बात तो हाई सुन ले कोर्ट आप, मेरी में। बात तो सुन ले, मैंने क्या जी, कहा। जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डीएनए टाइप चीजें हैं, जिसमें टेक्निकल मेडिकल चीजें हैं, उसमें वकला का भी ये फील्ड नहीं है, पुलिस का भी नहीं है, जजेस का भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें हर एक को सारा कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा, आप सब कुछ जानते हैं, लॉ तो हम खुद आपसे सीखते हैं, वो बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, आमिर मिर्जा साहब से जो है वो मियाँ साहब, ये comments ले लूं। प्रोसिक्यूशन जमानती क्या हो कहेंगे? जाना अपना और ये गवाहियाँ ना देनी, ये सब एक साइड पर है। देखिए, सज़ाएं जो क्रिमिनल्स हैं उनको मिल रही हैं। मैंने आपको बताया 1 से सवा महीने के दौरान 60-70 एनकाउंटर हो चुके हैं, इतने लोग मार चुके हैं, और ये तादाद जो है तकरीबन ये आने वाले दिनों में 300 तक है फिगर, जो ये क्रिमिनल्स हैं जिनके इनकाउंटर होने हैं आगे मुस्तकबिल में। आपको बता ये कहीं वो असल साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ वाला जो है वो तरीकेकार तो नहीं अपनाया जा ये रहा? अब मैं तो पिछली 3 दहाइयों से देखता आ रहा हूँ कि जब भी क्राइम बढ़ता है ना, तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस एनकाउंटर्स होते रहे हैं। बड़े बड़े पुलिस अफसर रहे हैं, उन्होंने हमें क्राइम रिपोर्टर्स को बुलाकर हमारे सामने सारे मामला रख के हमें ये भी कहा। एक बड़ा मशहूर केस था, आमना बच्ची थी, उसका अपना रेप भी हुआ था, उसको मार भी दिया था। तो हाजी बिबुररहमान SSP थे, उन्होंने तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को बुलाया, उन दोनों मुलजमान को पेश किया, उनका यार इन्होंने ये जुल्म किया, इनके साथ क्या होना चाहिए। आप यकीन करें, हम उनके साथ बैठे, एक कप चाय का पिया, हमका भाई साहब आप जो फैसला करेंगे ना, हम सारे आपके साथ हैं। घंटे बाद पता लगा वो दोनों पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, और सुबह जितने अखबार आते ना, हर जगह पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी। तो ये काम तो हो रहा है, सजाएं तो इनको मिल रही हैं, कोर्ट से नहीं मिल रही, लेकिन पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये वजह नहीं है कि आप किस तरह से रोकेंगे। हमें अब वही डॉक्टर साहब वाली कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस देनी पड़ेगी बैकवर्ड एरियाज में, जहां पर इस किस्म के वाकयात ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मिर्जा वहां साहब क्या पर हमें करें? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। महकमा अपनी गलती तो नहीं मानता, फिर अब क्या करें? गलती किसने माननी है यहाँ पर तो अब वो हालात ही नहीं है। गलती मानने वाले हर महकमा जो है वो बस बिल्कुल ठीक है, समेटने पे आमिर लगा मिर्जा, हुआ है इसके यहाँ ऊपर पर। फिर इंशाल्लाह एक और शो रखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है ये, तो बड़ा डिस्कस करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब, माहिर कानून साजिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आमिर मिर्जा साहब सीनियर सहाफ़ी और रिटायर्ड DSP शेख गियास साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमने तो गुफ्तगू की कि ये जो शर्अ है इसमें इजाफा हो रहा है, और उसके साथ अगर शर्अ दूसरी बात कर लें कि सज़ाएँ कितनी मिली हैं, वो बहुत कम है। हर महकमे को डिस्कस किया, किसकी क्या गलती है और किसका क्या किरदार है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई कि यहाँ पर हर महकमे को, हर शोबे को करनी चाहिए, ताहम इसके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।